नागौर सांसद बेनीवाल ने लोकसभा में राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने, किसान कर्ज माफी व कैंसर की दवाओं को मुफ्त करने की मांग उठाई। बजट पर सामान्य चर्चा में भाग लिया आरएलपी सुप्रीमो ने न्यू दिल्ली। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने शुक्रवार को लोकसभा के बजट पर हुई चर्चा में राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने, सेना में अग्निपथ योजना को वापस लेने तथा किसानों की कर्ज माफी की मांग उठाई। सीएम भजनलाल के डिलीट ट्वीट की चर्चा। बेनीवाल ने बजट भाषण के दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बिहार में घोषित सड़कों के संबंध में किए गए ट्वीट को आलोचना के बाद ट्वीट डिलीट कर देने की बात कही और कहा, जब राजस्थान को कुछ नहीं मिला तो भजनलाल शर्मा ने आहत होकर ट्वीट डिलीट कर दिया। बेनीवाल ने कहा कि बजट में राजस्थान को कुछ नहीं मिला, इससे राजस्थान की 8 करोड़ जनता आहत हुई। राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने वीआरसीपी की तर्ज पर डब्ल्यूआरसीपी योजना बनाई जाए। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में चंबल के बिहार, अरावली पर्वतमाला, विशाल रेगिस्तान और ट्राइबल बेल्ट है और यहां तमाम विपरीत हालतों के बीच लोग जीवन यापन कर रहे हैं। उन्होंने राजस्थान की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने अथवा विशेष पैकेज देने की मांग उठाई। वहीं पूर्वी राजस्थान नहरी परियोजना के तर्ज पर नागौर सहित पश्चिमी राजस्थान के जिलों में पानी व सिंचाई हेतु पश्चिमी राजस्थान नहरी परियोजना बनाई जाए, अग्निपथ योजना वापस ली जाए। सांसद ने कहा कि सेना में अग्निपथ योजना सेना के सम्मान और युवाओं के लिए सही नहीं है। अग्निपथ से भर्ती हुए अग्निवीरों को शहीद होने के बाद शहीद का दर्जा नहीं मिलता, ऐसे में इस योजना को बंद करके पूर्व की भांति नियमित सेना भर्ती वापस प्रारंभ की जाए। कृषि के सेक्टर में स्पष्ट विजन का अभाव। बेनीवाल ने कहा कि वित्त मंत्री ने बजट में कृषि, शिक्षा और शोध के लिए जो बजट दिया वो पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा जरूर है। बिना नए फंड और बड़े फंड के कैसे आप लक्ष्य कैसे पाएंगे, ये सवालिया निशान है। उन्होंने कहा कि अगले 2 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने की बात कही, लेकिन इसके लिए जरूरत पर आधारित 10,000 इनपुट रिसोर्स सेंटर के लिए 365 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो पिछले साल 459 करोड़ रुपए था, लेकिन खर्च केवल 100 करोड़ रुपए ही हुए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि प्राकृतिक खेती को व्यापक स्तर पर कामयाब उत्पादन प्रक्रिया के रूप में परखने का कोई पुख्ता पैमाना आपके पास है क्या, और क्या सरकार ने इस विषय को लेकर आपने कभी देश के वैज्ञानिक समुदाय की राय ली क्या है। एमएसपी पर बने कानून और किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जून 2023 में लोकसभा में सरकार ने देश के किसानों पर कर्जे की स्थिति बताई तो वो चिंताजनक थी। उन्होंने कहा, राजस्थान के किसानों पर 1,47,538 करोड़ रुपए का कृषि कर्ज बकाया है। प्रधानमंत्री को किसान कर्ज माफ करने का रोड मैप बनाना चाहिए, क्योंकि जब 15 लाख करोड़ का कर्जा धन्ना सेठों का सरकारों ने माफ किया है और ट्रैक्टर सहित कृषि उपकरणों को जीएसटी के दायरे से बाहर किया जाए। इंटर्नशिप का झुंझुना पकड़ाकर बेरोजगारी के मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास। सांसद ने कहा कि सरकार ने बजट में 20 लाख युवाओं के कौशल विकास के प्रावधान की बात कही और युवाओं को हर माह 5,000 भत्ता देने की बात कही, लेकिन चुनावों में आपने स्थायी रोजगार और नौकरियों की बात करके अब इंटर्नशिप भत्ते के नाम का झुंझुना पकड़ाकर बेरोजगारी के मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास किया। बेनीवाल ने कहा कि हुनरमंद होने के सर्टिफिकेट लेने के बाद युवा बेरोजगार है। मेरे राजस्थान की बात करूं तो 8 लाख से अधिक युवा स्किल्ड है, लेकिन रोजगार केवल 2 लाख को ही मिल पाया। और स्किल युवाओं में बेरोजगारी की बात करें तो हरियाणा के बाद राजस्थान की बेरोजगारी दर सबसे अधिक है, इसलिए केवल स्किल देने से हम रोजगार नहीं दे सकते हैं। हमें ये भी देखना होगा कि क्या समय के साथ कोर्स में बदलाव हुआ या नहीं। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगे लगाम। बेनीवाल ने कहा कि 2014 में एनडीए की सरकार बनी तब क्रूड ऑयल की क्या कीमत थी और उसके बाद से लेकर आज तक क्या कीमत रही। क्रूड की कीमतें कम होने के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो चीजों के दाम बढ़ जाते हैं और इस कारण महंगाई भी बढ़ी, लेकिन पेट्रोल डीजल की दरों को कम करने, उन्हें जीएसटी के दायरे में लाने के उपायों के बारे में बजट में कुछ नहीं कहा गया। ऐसे में महंगाई कम करने व पेट्रोल डीजल की दरों को कम किया जाए। प्रश्नकाल में कैंसर की दवाओं के मूल्य को लेकर पूछे गए प्रश्न पर मंत्री नड्डा ने दिया जवाब। लोकसभा के प्रश्नकाल में कैंसर की दवाओं के मूल्य को कम करने के संबंध में सांसद बेनीवाल का सवाल सूचीबद्ध था। कैंसर की दवाइयों की कीमतों को नियंत्रण करने तथा कैंसर के इलाज हेतु सरकार को मुफ्त दवाइयां उपलब्ध करवाने की नीति बनाने के संबंध में बेनीवाल ने प्रश्न किया, जिस पर मंत्री ने कहा कि जवाब में कहा कि एनपीपीए द्वारा 272-2019 को गैर अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर 30% व्यापार मार्जिन की अधिकतम सीमा तय की, जिससे दवाइयों के 526 ब्रांडों की एमआरपी में औसतन 50% कमी हुई और 131 दवाइयों की सूची दी।
बेनीवाल ने मंत्री द्वारा दी गई सूची में उल्लेखित दवाओं में से एक इंजेक्शन ट्रस्टुजुमाब का उदाहरण देते हुए कहा कि इसकी एमआरपी 54,725 रुपये अंकित है, मगर इसकी वास्तविक कीमत 13-14,000 रुपये तक ही होती है। ऐसे में निर्धन मरीजों को ठगा जाता है और खासकर कॉर्पोरेट अस्पतालों में उनसे एमआरपी के अनुसार पूरी राशि ही ले ली जाती है। ऐसे में दवाई की वास्तविक कीमत ही एमआरपी के रूप में अंकित हो, इसको लेकर सरकार की मंशा पूछी। साथ ही सरकार ने जवाब में कहा कि एनपीपीए ने गैर अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर 30% व्यापार मार्जिन की अधिकतम सीमा तय कर दी, लेकिन जो दवाएं अधिसूचित है उन्हीं दवाओं में एक अतिरिक्त साल्ट मिलाकर फार्मा कंपनियों ने सरकार की अधिसूचना पर अतिक्रमण करके तोड़ निकाल दिया। ऐसे में फार्मा कंपनियों द्वारा किए जा रहे ऐसे कार्यों पर लगाम लगाने के नीति लाने को लेकर सरकार की मंशा पूछी। साथ ही गरीबों हेतु कैंसर की दवाइयों मुफ्त में उपलब्ध करवाने की मांग की। बेनीवाल के सवाल का जवाब केंद्रीय स्वास्थ्य तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने दिया। अध्यक्ष महोदय, आज देश के अंदर जो गंभीर बीमारी तेजी से फैल रही है, कैंसर रोगियों की संख्या जिसकी चपेट में गरीब तक मध्यम वर्ग के लोग तेजी से आ रहे हैं, महंगी दवाइयों और समय पर इलाज नहीं मिलने से हो रही मौतें चिंता का विषय। मैंने मंत्री जी से कैंसर के रोगियों की दवाओं को कम मूल्य पर उपलब्ध करवाने के संबंध में सवाल पूछा, इसका जवाब मंत्री जी ने दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं दो पूछ सकते हैं ना साहब? हाँ, पहले एक पूछ लो आप। पहले एक पूछ लेता हूँ। आप प्रश्न पूछो जो लिख के लाते हो उसकी जगह। जवाब में कहा कि एनपीपीए 27/2/2019 को गैर अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर 30% व्यापार मार्जिन की अधिकतम सीमा तय की, जिससे दवाइयों की 526 ब्रांडों की एमआरपी में औसतन 50% कमी हुई। मंत्री जी, आपने जवाब में जो सूची दी उस पर क्रम संख्या 118 पर जो दवाई है ट्रस्टुजुमाब, उस पर 54,725 रुपये एमआरपी है, मगर उसकी कीमत 13 से 14,000 रुपये है। ऐसे में कॉरपोरेट अस्पताल मरीजों से पूरी एमआरपी लेते हैं। क्या आप जितनी वास्तविक कीमत है उतनी एमआरपी ही अंकित करने तो कोई निर्देश जारी करना चाहते हैं ताकि मरीज ठगे नहीं जाए? यदि हाँ तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों? ये महज एक उदाहरण था मंत्री जी, ऐसी कई दवाओं के अंदर हो रहा है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है, ये सच में जहाँ तक कैंसर का सवाल है, ये लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है और लगभग 2.5% प्रति वर्ष कैंसर के पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है और उसमें भी ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं का और ओरल कैंसर और लंग कैंसर पुरुषों में ये बढ़ रहा है। 15.5 लाख से ज़्यादा पर जो पेशेंट्स हैं वो रजिस्टर हो रहे हैं। जो दवाइयों के बारे में उन्होंने कहा, वो हमारी एक लिस्ट है जिसको हम मॉनिटर करते हैं और कुल मिलाकर के जो, जैसा मैंने पहले प्रश्न में भी कहा कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स, इसमें 131 दवाएं कैंसर की हैं, 131 जो शेड्यूल 1 में आती हैं, जो उसकी प्राइसिंग सरकार करती है और एनपीपीए करती है, और ये वो मेडिसिन्स हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं और जिनका उपयोग किया जा रहा है, और इस पर एनपीपीए जो है वो सीलिंग प्राइसेस लगाती है। इसके माध्यम से लगभग 294 करोड़ रुपए का पेशेंट्स को फ़ायदा हुआ है इस सीलिंग को लगाने से, और इसको हम लोगों ने इसी तरीके से आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया है। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं जो 131 के लिस्ट में नहीं आती हैं, लेकिन ऐसे 28 कॉम्बिनेशंस हैं जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में नहीं आते हैं, लेकिन उसके बारे में भी सरकार ने और एनपीपीए ने उनकी भी प्राइसिंग को कंट्रोल कर रखा है। और जहाँ तक सवाल है ये कॉस्ट ऑफ द लेवल ऑफ द जो डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुँचता है उससे 30%, उससे ज़्यादा की एमआरपी नहीं हो सकती है, और यह भी 50% से कम हो रहा है, यानी 50% प्राइसेस उसमें से कम की गई हैं। इस तरीके से कोशिश की गई है कि कैंसर के ड्रग्स को हम अफोर्डेबल प्राइसेस में कर सकें। दो बातों पर हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया है। एक तो ये जो जन औषधि केंद्र हैं, इन जन औषधि केंद्रों में हम लोगों ने लगभग जो 13,000 आउटलेट्स हैं
उन 13,000 आउटलेट्स में जो लगभग 2,000 मेडिसिन हम देते हैं, उसमें से 83 मेडिसिन एंटी कैंसर की भी हैं, और जहां हम दवाइयों को देने का प्रयास करते हैं। उसी तरीके से हमारा एफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट ट्रीटमेंट अमृत, यह भी स्कीम चलती है, जो हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका भी हम आउटलेट खोला है, और जहां पर हम ब्रांडेड मेडिसिन को भी हम कम रेट पर पेशेंट्स को पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से कैंसर को हमने कोशिश की है कि उसको हम कंट्रोल में रखें। और अभी जो कल बजट, परसों जो बजट माननीय हमारी बहन सीतारमन जी, निर्मला सीतारमन जी ने रखा है, उसमें भी 3 कैंसर ड्रग्स का कस्टम्स ड्यूटी को हटा दिया गया है, ताकि वह भी हमको सस्ते में मिल सके। अभी माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसमें वो एक विशेष के बारे में पूछा है, वो उन्होंने बताया है, मैं इसको ज़रूर एग्जामिन करता हूँ कि ये कोई आपने नंबर बताया है, उस नंबर को पर मैं एग्जामिन करूँगा कि अगर वो MRP से आगे जा रहा है तो स्थानीय वहाँ के अधिकारी उसकी चिंता करेंगे। लेकिन जो हम लोगों ने NPPA ने जो सीलिंग प्राइसेस तय की हैं, उससे ज़्यादा पर कहीं भी कोई दवाई नहीं बेची जाएगी, ये हमारी जिम्मेवारी है। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने NPPA 27/2/2019 को गैर अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर 30% व्यापार मार्जिन की अधिकतम सीमा तय की, लेकिन जिन दवाओं को इन श्रेणी में अनुसूचित किया, उन्हीं दवाओं में एक अतिरिक्त साल्ट मिलाकर फार्मा कंपनियां मनमाफिक दरों से दवाएं बेचने लग गई। ऐसे में आपकी अधिसूचना का अतिक्रमण करने के लिए उन्होंने तोड़ निकाल लिया। ऐसे में क्या फार्मा कंपनियों द्वारा किए जा रहे ऐसे कार्यों पर लगाम लगाने के लिए कोई नीति लाएंगे? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर के। मंत्री महोदय, आखिरी मेरा सर इसके साथ ही कि क्या जब बजट के अंदर आप बता रहे हैं कैंसर के लिए हमने इतना कुछ किया है, तो क्या सरकार अपने स्तर पर देश के तमाम मेडिकल कॉलेजों के जो संबंधित मेडिकल कॉलेज संबंधित अस्पताल है, वहाँ सरकारी संस्थानों में कैंसर रोगियों को संपूर्ण मुफ्त दवाइयाँ देने का विचार रखती है? इसको लेकर सरकार की क्या मंशा है, ये विवरण आप बताएं मंत्री जी। नहीं, जहाँ इन्होंने कहा कि कोई दवाई में सॉल्ट बढ़ा देते हैं या कॉम्बिनेशन, मैंने उसका जवाब दिया कि देखिए ये रेगुलर प्रोसेस है। जब हम फर्ज कीजिए कि 40 दवाइयों पर हम सीलिंग लगाते हैं, तो वो एक नई दवाई निकाल करके लाते हैं जिसमें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन चेंज कर देते हैं और वो सीलिंग से बाहर चली जाती है। इसके लिए हमारे यहाँ रेगुलर मॉनिटरिंग होती है, और इसीलिए हमने कहा कि 28 ऐसे फॉर्मुलेशंस हैं जो फिक्स कॉम्बिनेशन में नहीं आते हैं और वो सीलिंग में नहीं आते हैं, लेकिन इनको भी हमने इंक्लूड कर लिया। सो दिस इज़ अ रेगुलर प्रोसेस। कोई इस तरीके का मार्केट में कोई दवाई आती है, हमारी कोशिश ये है कि कोई भी कैंसर का ड्रग जो आए और उसकी वो अफोर्डेबल ना हो, उस पर सीलिंग लगाने के लिए NPPA जो हमारी प्राइसिंग अथॉरिटी है वो कारगर है, और वो उसको उपयोग उस पर एक्शन लेकर के उसको सीलिंग में लाने का प्रयास करते हैं। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज देश का जो बजट जिस पर चर्चा चल रही है उस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया केंद्रीय बजट पे। सभापति महोदय, तीसरी बार आपकी सरकार बनी और बहुत बड़ी उम्मीद देश के जवान, किसान, मजदूर, सर्व समाज को थी, लेकिन बजट से आम जन को निराशा हाथ लगी। मैं राजस्थान की नागौर लोकसभा से दूसरी बार चुनकर आया हूँ। आपको 14 और 19 के अंदर राजस्थान से 25 सीट दी सभापति महोदय, और बहुत बड़ी उम्मीद राजस्थान को थी, लेकिन राजस्थान सहित तमाम वर्गों को इस बजट से, जो मैं पिछले 2 दिन से चर्चा सुन रहा था, और उसके अंदर पक्ष बड़ा चढ़ा के बात कर रहा था, विपक्ष इस बात को कोस रहा था। हमें बिहार, आंध्रा को अगर विशेष पैकेज दिया उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन हम सबको जो पिछली 14 के अंदर आपको लाए, 19 के अंदर लाए, अब भी आपके जो साथ हैं उन लोगों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। सौतेला व्यवहार देश के अन्य राज्यों के साथ नहीं होना चाहिए था। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी को मैं कहना चाहता था, एक आपके हमारे राजस्थान स्टेट जहाँ के मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने ट्वीट किया जब बजट यहाँ पर आया, तो मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया, पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे
बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया वैशाली और दरभंगा में सड़कों का काम तेजी लाई जाएगी। बक्सर में गंगा नदी नया लेन वाला पुल 26,000 करोड़ की कुल लागत से बिहार का ट्वीट हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया, भजन लाल जी ने। और जब आलोचना हुई राजस्थान के अंदर तो उनको अपना ट्वीट वापस लेना पड़ा। उनको ये लगा कि चूक हो गई। वहाँ तो आपकी सरकार थी राजस्थान के अंदर, आपकी सरकार जहाँ है और वहाँ व्यथित होके मुख्यमंत्री को ट्वीट वापस लेना पड़े, मेरे हिसाब से ये मामला ठीक नहीं। अब जब भी आप घोषणा करें 8 करोड़ राजस्थान के जो लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार दी, हमेशा आपके साथ खड़े रहे, उनके साथ धोखा हुआ, ऐसा इसके अंदर से। तो MSP पे सब मुद्दे, दूसरे कार्यकाल में देश का सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ, लंबे समय चला, 700 से ज़्यादा किसानों ने शहादत दी और मैं आपकी NDA का हिस्सा था। और किसान आंदोलन के समय अकाली दल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिन्होंने NDA को छोड़ा और किसानों के हक के लिए हमने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया, मैं आपको छोड़ के अलग हुआ। उसमें आपके यहाँ से कई सांसद कहते थे कि अब की बार कैसे जीत के आओगे, अब की बार हम जीत के भी आए और 11 लोगों को साथ लेके भी राजस्थान से आए, ये आप जानते समझ मुद्दे। आपने MSP पे जो वादा किया था उसे कुछ आपने बढ़ाकर MSP की बात की। हम चाहते हैं कि MSP की पूरी खरीद हो और किसान को उसका हक और अधिकार मिले। जो वादा आपने किया वो वादा आप निभाएं। किसान कर्ज माफी की बात करूँ समझ मुद्दे, किसानों 30 जून 23 को इसी लोकसभा में जब आपकी सरकार ने मेरे सवाल के जवाब में देश के किसानों पर कर्जे की स्थिति बताई तो चिंताजनक थी। केवल मेरे राजस्थान के किसानों पर 1,47,538 करोड़ रुपए कृषि कर्ज बकाया है। कि मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि किसानों की आर्थिक स्थिति पटरी पर लाने के लिए राजस्थान सहित देश के सभी किसानों की कर्ज माफी करने का निश्चित रोड मैप बनाया जाए और ट्रैक्टर सहित कृषि उपकरणों को GST के दायरे से बाहर किया जाए। समझ मुद्दे, जब आपने 15 लाख करोड़ रुपए धना सेठों का माफ किया, पिछले सरकारें कोई सी भी रही चाहिए, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि एक सरकार की बात है, लेकिन किसान कर्ज माफी की चिंता किसी ने नहीं करी। वो 15 लाख करोड़ रुपए अगर धना सेठों का माफ हुआ है तो 15 लाख करोड़ का किसान का कर्ज है, वो संपूर्ण कर्ज माफ होना चाहिए। कृषि बजट और सरकार के स्पष्ट विजन का अभाव इसके अंदर दिखा। थोड़ा सा ज़्यादा जरूर है, प्राकृतिक खेती जोड़ा जाएगा, वित्त मंत्री जी का जरूरत पर आधारित 10,000 इनपुट रिसोर्स सेंटर के लिए 365 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो पिछले साल 469 करोड़ रुपए था, लेकिन खर्च केवल 100 करोड़ रुपए हुए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि प्राकृतिक खेती को व्यापक स्तर पर कामयाब उत्पादन प्रक्रिया करने का कोई पुख्ता पैमाना आपके पास है क्या? क्या इस विषय को लेकर आपने कभी देश के वैज्ञानिक समुदाय की राय ली क्या? समझ महोदय, आज भी मैं प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहा था, अग्निवीर की तारीफ हो रही थी। अग्निवीर के खिलाफ अगर देश के अंदर आंदोलन कहीं हुआ तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने झंडे के साथ आंदोलन किया। जोधपुर में 2 लाख युवाओं ने बड़ी रैली की और चूंकि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के किसान के बेटे हमेशा शहादत देते हैं 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे 50 किलो गोला बारूद और 56 के साथ उन्होंने कारगिल के अंदर भी लोहा मनवाया। लेकिन अग्निवीर से हर कोई परेशान है। पंजाब के अंदर जब 2 अग्निवीर शहीद हुए और उनकी पार्थिव एम्बुलेंस के अंदर वहाँ आई तो लोग अचंभित हो गए, कौन आया कौन नहीं आया। उनकी न कोई पेंशन की व्यवस्था, न उनकी शहीद का दर्जा देने की बात। समझ मुद्दे, मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी एक मिनट समझ मुद्दे, प्रधानमंत्री जी बड़ा मंदिर का हरियाणा का चुनाव भी आ गए और राज्यों के चुनाव, आपके कई जो कैंडिडेट हारे थे बीजेपी को, उन्होंने कहा था कि अग्निवीर की वजह से हमारे अग्निवीर योजना को बंद किया जाए। समझ मुद्दे, मैं मेरे 2-3 महत्वपूर्ण मामले में रख के जल्दी मेरी बात समाप्त करूंगा। अग्निवीर, हम कोई आपकी योजना का विरोध इसलिए करें कि देश का जवान इसका विरोध कर रहा है। सेना का सम्मान कैसे हो, किस तरह लोग शहीद होने के लिए जाते थे, रोज हम पढ़ते हैं, लेकिन अब लोग सेना में जाने से कतराने लगे। मेरी मांग है कि अग्निवीर समाप्त करके पूर्व की भांति सेना भर्ती ले लिया। समझ महोदय, मेरी ये कौशल विकास और बेरोजगारी की जो बात की, 20 लाख युवाओं को कौशल विकास प्रावधान की बात की, ये झुंझुना तो आपने पकड़ा दिया, लेकिन इसमें जो केंद्रीय नौकरियों में जो हमारे पद खाली है उनको भरने के लिए आप आदेश करें। स्किल डेवलपमेंट की आपने बात की, तो हरियाणा के बाद राजस्थान की बेरोजगारी दर सबसे अधिक है। इसलिए इससे मेरा सुझाव है कि केवल स्किल देने से हम रोजगार नहीं दे सकते, हमें यह भी देखना होगा क्या समय के साथ कोर्स में बदलाव आया नहीं, क्या जो ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं क्यों केवल सब्सिडी या सरकारी सहायता लेने तो नहीं चल रहे। सौजी महोदय, मैं एक समाप्त कीजिए, 1-1.5 मिनट में मेरी बात समाप्त करूँ। एनडीए की 1-1.5 मिनट साहब, एनडीए की सरकार 14 मनी तब क्रूड ऑयल का क्या भाव था और आज क्या है? क्रूड ऑयल सस्ता हुआ, बावजूद इसके पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छू रही है। और महोदय, पेट्रोल डीजल की बढ़ती दरों का प्रत्येक असर महंगाई पर पड़ रहा है।
आज हालात क्या है, महंगाई तरफ, लेकिन आपने बजट में माध्यम निर्धन वर्ग के महिलाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया, कमर तोड़ दी। मैं चाहता हूं पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो। मैं राजस्थान पे आ रहा हूं, मेरे राजस्थान राज्य को जिस तरह आपने बिहार और आंध्रा को विशेष पैकेज दिया, मोदी राजस्थान राज्य के अंदर भी विशेष राज्य का दर्जा, जिसमें मापदंड होते हैं, जहां चंबल के बीड़, अरावली की लंबी पर्वतमाला, विशाल रेगिस्तान और ट्राइबल बेल्ट है, इन तमाम स्थानों में विपरीत हालातों में राजस्थान के लोग रहते हैं। आज़ादी के दशकों बाद गांव डाणियों में शुद्ध पीने का पानी नहीं। आपने पढ़ा होगा कि 20-20 किलोमीटर पैदल मटका सर पे रख के, और जिस तरह महिलाएं पानी लाती थी, पानी के संचय, आज भी हम टांकों के अंदर बरसात का पानी इकट्ठा करते हैं। आज़ादी के 75 साल बाद भी आज बड़े विकट हालात राजस्थान के अंदर है। ट्राइबल बेल्ट में कुपोषण से 12 के अंदर 1 मिनट साहब, भूख से मौतें हुई। गांव के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाओं से बुनियादी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। मैं आपसे मांग करता हूं कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दे। दर्जा नहीं दे पा रहे हो आप, तो विशेष पैकेज राजस्थान को दें, ये मेरी मांग है। समझ बोले ईआरसीपी पे लास्ट मेरी कंक्लूड कर रहा हूँ। समझ बोले ईआरसीपी को आपने राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया, जो हमारे ये आपके ईस्टर्न के जिले हैं, भारत सरकार इसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा दें। आपने दर्जा नहीं दिया। मेरे सचिव नागौर सहित पश्चिम राजस्थान के वो तमाम जिले जिन्होंने अकाल के साये में अपना अतीत गुजरा, आज भी संघर्ष करें, वहाँ के खेतों में सिंचाई के लिए और लोगों को पीने के पानी के लिए ईआरसीपी की तर्ज पे पश्चिम राजस्थान के अंदर WRCP पश्चिम राजस्थान नहरी परियोजना को की आप घोषणा यहाँ से कराएं। ये मैं आपसे मांग करता हूँ। एक मेरा अंतिम और अंतिम आधा मिनट 10 सेकंड में। हाँ 10 सेकंड। मेरा ये साहब, आपने सौभाग्य योजना आप लेकर आए देश के अंदर और प्रत्येक ढाणी को विद्युतीकृत किया, लेकिन सौभाग्य की संशोधित योजना लाई, कुछ रह गया था हमारा बजट खर्च नहीं हुआ। RDSS विद्युतीकरण के लिए सौभाग्य की संशोधित योजना RDSS आई, आज मेरा जो आई, इसमें मेरा सवाल है, जिसमें आपने बताया कि नागौर, डीडवाना, कुचामन जिले के लिए 15,615 घरों में विद्युतीकरण के लिए 25.57 करोड़ रुपए दिए। केवल मेरे संसदीय क्षेत्र की बात करो तो अभी के प्रावधान के अनुसार 45,000 रुपये तय कर रखे हैं कि भाई 45,000 रुपये तक अगर है तो सरकार देगी। मेरी मांग है कि बहुत ढाणियाँ बस की, दूर दूर ढाणियाँ, तो 45,000 का ही राइडर हटा के 80,000 रुपये तक आप ये किया जाए, दूरी बढ़ाई जाए, तो और ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। हरसिमरत बहुत बहुत कौर धन्यवाद। बादल जी।